आज मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अपने दुल्हन के पास जाऊं, जो ना जाने कितने देर से शादी के बाद सज धज कर मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरी उम्र 26 साल थी और इस उम्र में हर लड़के की इच्छा होती है कि उसकी शादी हो जाए, और आज मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे घर में शादी का बस एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था। कुमकुमों की लाइट से थोड़ा सा घर को सजाया गया था ताकि ये महसूस हो सके कि इस घर में कोई खुशी का माहौल चल रहा है। यह घर मेरा नहीं था बल्कि मेरी मुंह बोली मौसी का था। उनके पति का काफ़ी सालों पहले देहांत हो चुका था और मेरी मासी अकेली थी और मैं भी अकेला था। इसलिए मासी ने मुझसे कहा, तुम मेरे बेटे बन रहे हो। मेरा कोई बेटा नहीं है। मासी मेरी माँ की सहेली थी और सगी बहनों की तरह दोनों में प्यार था। एक ही मोहल्ले में रहते थे, साथ ही खेल कर और पढ़ कर बड़ी हुई थी और यह उनका मरते दम तक नहीं छूटा था। मेरी माँ के जाने के बाद भी मेरी माँ की तरह सहेली मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी वह मेरी सगी मासी ही लगती थी। उन्होंने कहा, तुम मेरे बेटे बनकर मेरे पास रहोगे। मेरा कोई बेटा नहीं है। मुझे भी एक घर की ज़रूरत थी और मौसी के सहारे की ज़रूरत थी। इसीलिए मैं बिना झिझक उनके घर में रहने के लिए आ गया। मैं पिछले 3 साल से इस घर में रह रहा था। यहाँ पर मासी और उनकी छोटी बेटी रहती थी। 3 साल पहले मासी की बेटी की उम्र 12 साल थी और मैं उसे बच्चों की तरह समझता था, लेकिन वह 12 साल की बच्ची आज 15 साल की होकर मेरी दुल्हन के रूप में ही मेरे कमरे में बैठी हुई थी। वो कमरा जो मासी ने इस घर में मेरे लिए रखा था आज, और 3 साल पहले मैं इसी कमरे में रहा करता था, लेकिन मेरे जहनों में गुमनाम में भी नहीं था कि मेरी शादी मेरी मुँह बोली मासी की बेटी 15 साल की बेटी से हो जाएगी। और वह अंदर कमरे में बैठी हुई थी और मैं बाहर टीवी हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। मासी शायद सोने के लिए चली गई थी और जो थोड़े बहुत मेहमान थे वह भी घर अपने वापस चले गए थे, लेकिन मैं कश्मकश में था कि कमरे में जाऊं या ना जाऊं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं 15 साल की लड़की के पास जाऊं और उसके साथ मैं पति पत्नी का रिश्ता बनाऊं। मुझे सोचते हुए भी अजीब लग रहा था कि मैं उस छोटी सी बच्ची के साथ सुहाग रात मनाऊं, लेकिन वह जैसे भी थी अभी बहुत ही कम उम्र की थी और छोटी बच्ची थी। मैं बस अपनी मासी के कहने पर यह शादी की थी। हाँ, अगर तृप्ति थोड़ी सी बड़ी होती, वह 15 साल की जगह 18 या 20 साल की होती, तो फिर भी मैं शादी खुशी खुशी कर लेता। लेकिन वो बहुत ही प्यारी लड़की थी और मुझे उससे शादी करने पर कोई एतराज़ ना होता। मुझे एतराज़ सिर्फ़ और सिर्फ तृप्ति की कम उम्र होने पर था। उससे ज़्यादा मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन मासी ने कुछ इस तरह से मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया कि मैं इनकार ना कर सका। मैंने तो मासी से ये यहाँ तक कह दिया कि मैं अभी तृप्ति के साथ फेरे ले लेता हूँ, लेकिन विदाई के बाद में कर देना। जब वह बड़ी हो जाएगी तो आप उसकी विदाई कर देना। तब तक मैं अपने दोस्त के पास दुबई चला जाता हूँ और वहाँ कुछ काम धंधा करूँगा, कुछ पैसे हो जाएंगे। उसके बाद आप भले ही विदा कर देना, मुझे कोई एतराज़ ना होगा। लेकिन मासी कहने लगी, नहीं, मुझे विदाई भी आज ही करनी है। मुझे विदाई वाली बात समझ नहीं आई। असल में तो मैं एक ही घर में रहते थे। ऐसा नहीं था कि इसी घर से दूर घर तृप्ति के विदा होकर जाना था। विदाई से पहले मेरा मतलब यही था कि जिस तरह से पति पत्नी एक रिश्ते में बंध जाते हैं, एक दूसरे से फिजिकल होते हैं, वह शुरुआत हम अभी नहीं करेंगे। जब तृप्ति बड़ी हो जाएगी और तब करेंगे, यानी आज से 4-5 साल बाद, क्योंकि मैं इतनी छोटी सी लड़की से शादी करने को कानूनी जुर्म समझता था और यह बाकी कानूनी जुर्म था। इसीलिए खामोशी से मासी ने मेरी शादी करवा दिया था, वरना अगर बात पुलिस तक पहुंच जाती तो पुलिस हमारे घर आ जाती और इस तरह मामले में कानून भी बहुत सख्त हो चुका है। इस शादी को
लेकर मैं काफ़ी हद तक डरा हुआ भी था। मेरा फ्यूचर भी शादी की वजह से ख़राब हो जाता था। अगर किसी ने पुलिस में जाकर, कोर्ट में जाकर चुगली कर दिया कि मैंने कम उम्र की लड़की से शादी की है, तो यकीनन मुझे कोई न कोई सज़ा तो मिल ही जानी चाहिए थी। मैं उन्हीं सोचों में गुम होकर हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था कि मेरी मासी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आ गई और मेरी तरफ हैरत से देखने लगी और मुझसे कहा कि तुम अभी तक अपनी दुल्हन के पास नहीं गए हो? वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मासी के मुंह से ये बात सुनकर मुझे ना जाने क्यों अजीब लगा था। मैं अपने दिमाग में सवाल का जवाब सोच रहा था कि मासी को क्या जवाब दूं। मैं उनसे क्या कहता कि मैं दुल्हन के पास नहीं जाना चाहता। यह कहकर मैं मासी से नज़रें चुरा ली थी। अगर वह वाकई में दुल्हन बनने के काबिल होती तो मुझे जाने में कोई एतराज़ न होती, लेकिन वह तो एक छोटी सी 15 साल की बच्ची थी और उसकी उम्र तो गुड़िया से खेलने की थी। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मासी ने कहा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी दुल्हन के पास जाना ही होगा। मैं बड़े अरमानों से अपनी बेटी की शादी तुमसे की है, अब इस तरह से तुम मेरी बेटी को धुतकार नहीं सकते। मासी की बात पर मैं हैरान हो गया। यह धुतकारने वाली बात कहाँ से आ गई? वह शायद मेरी बात समझते हुए भी नहीं समझ पा रही थी। मजबूरन मुझे वहाँ से उठना पड़ा और तृप्ति के पास जाना पड़ा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा तृप्ति पूरे दुल्हन के रूप में तैयार होकर सर झुकाए बैठी है। मुझे न जाने क्यों तृप्ति को देखकर बहुत दुख हुआ था। वह छोटी सी बच्ची थी और मासी की जिद की वजह से हम दोनों इस बेजोड़ रिश्ते में बंध गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा जब तक कि वह 18 साल की नहीं हो जाती। मैं उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बनाऊँगा। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया, लेकिन बैठा नहीं था। मैंने उसके कोई बात नहीं मानी। वह सर झुकाए बैठी थी। वह इस समय इतनी हसीन लग रही थी कि मैंने उसके हुस्न को शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। उसकी उम्र केवल 15 साल थी, लेकिन उसका मेकअप इस तरह से किया गया था कि वह अपनी उम्र में बड़ी लग रही थी। लेकिन मेकअप से क्या होता है, वह तो इतनी बड़ी नहीं थी ना। वह छोटी सी ही थी और मैं कैसे उसके साथ कोई संबंध बना सकता था। मैंने खामोशी से तकिया उठाया और सामने सोफे पर जाकर सोने लगा तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। फिर थोड़ी देर बाद बोली कि आप बेड पर ही सो जाइए, सोफ़ा तो बहुत छोटी है और आप तो अच्छी खासी लंबे हैं, आपको सोने में परेशानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि वह छोटी सी थी, लेकिन बात उसने बड़े जैसे कर दी थी। मुझे लगा कि वह मेरे करीब आने से घबरा जाएगी, इसीलिए मैं सोफे पर सोने का फैसला कर लिया था। लेकिन जब वह खुद कह रही थी कि उसे किसी तरह का कोई डर नहीं है, तो फिर मुझे भी आराम की ज़रूरत थी। सुबह से थका हुआ था। मैंने तकिया वापस अपनी जगह पर रख दिया और आंखें बंद करके लेट गया। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरा दिमाग जगा हुआ था। मैंने महसूस किया कि तृप्ति अभी तक बैठी हुई है। क्या वह मेरे इंतज़ार में बैठी हुई थी? मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो वह मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम जाकर यह भारी भरकम कपड़े बदल कर कोई कंफर्टेबल कपड़े पहनकर सो जाओ। मुझे भी नींद आ रही है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि मेरी बात सुनकर उसको मायूसी हुई थी। हालांकि मेरी बात सुनकर उसको खुश हो जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो उसे किसी भी तरह से का कोई शारीरिक संबंध बनाने के बारे में जानकारी नहीं होगी। इतनी छोटी सी तो थी वह। फिर थोड़ी देर बाद वह ड्रेसिंग रूम में चली गई। उसने अपने कपड़े बदल लिए और मेरे बराबर लेट गई, तो मैंने उठकर लाइट ऑफ कर दी। लेकिन सोते समय मुझे पता नहीं क्यों महसूस हो रहा था कि वह बार बार सरक कर नींद में मेरी तरफ आ रही है। मैं बार बार उसे फिर से उसकी जगह पर
आराम से धकेल देता, लेकिन वह फिर से सरक कर मेरे करीब आ जाती। वह शायद नींद में थी। उसको ज़्यादा नींद में इधर उधर करवटें बदलने की आदत थी। वह तो नींद में ये हरकत कर रही थी, लेकिन मैं तो जग रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं जग रहा था, उसके यह हरकत मेरे जज्बातों को भी जगा रही थी। एक बार तो वह मेरे इतने करीब हो गई कि मेरे दिल की धड़कनों को शोर मच गया था। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मेरे सामने एक लड़की थी, वो भी मेरी पत्नी थी, और मैं उस पर पूरा हक रखता था। मैं चाहता था उसे अपना हक वसूल कर सकता था, लेकिन मेरा ज़मीर यह गवारा नहीं कर रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ मैं इस तरह का संबंध बनाऊं, और यह कानूनी जुर्म भी था। कल को अगर पुलिस को इस शादी की खबर हो जाती तो तृप्ति के मेडिकल चेकअप के बाद कोई ना कोई सज़ा ज़रूर होनी थी, क्योंकि साबित हो जाता कि बेशक मैंने सिर्फ उससे शादी ही नहीं, बल्कि मैंने उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता भी बनाया है। और मैं सही सोच रहा था। इसीलिए मैंने बेहतर यही समझा कि मैं उसे दूरी बनाए रखूं। इसीलिए मैंने तृप्ति को खुद से अलग किया और दूसरी तरफ करवटें बदलकर सारी रात बेचैनी ही रहा। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो बहुत देर से खुली थी। मैंने देखा तृप्ति अभी तक सो रही थी। मैं आराम से उठकर खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल गया और सारा दिन बेचैन ही रहा। मैं नौकरी की तलाश में था कि मुझे जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। तृप्ति को भी लेकर कैसे उसके साथ इतने साल एक ही कमरे में गुजार सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं तृप्ति की माँ से बोलूँगा कि हमारा कमरा अलग अलग कर दे जब तक कि वह 18 साल की नहीं होती। तृप्ति एक ऊंचे लंबे कद की लड़की थी और बेहद खूबसूरत थी। शरीर भी काफ़ी भरा भरा था। वह 15 साल की लड़की नहीं लगती थी, 16-17 साल की लगती थी। खूबसूरत इतनी थी कि सारी गुड़ियों की तरफ लगती थी, लेकिन मैं तो उसे हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट किया था। मैं ज़्यादा तृप्ति से बातचीत नहीं किया करता था। मैं 3 साल से इस घर में ऐसे ही रह रहा था जैसे मैं इस घर में मौजूद हूँ ही नहीं। मैं सारा दिन लगभग घर से बाहर ही रहता था और सिर्फ खाने और सोने के लिए ही घर आता था, या फिर मासी कोई काम अरहा देती तो तब मैं उनके लिए सौदा वगैरह लाने के लिए बाजार चला जाता और बाजार से घर आ जाता, या बिजली का बिल जमा करने चला जाता, या गैस भरवानी होती तो ऐसे ही छोटे मोटे कामों के लिए मासी मुझे बुलाया करती थी और मैं उस समय घर आ जाया करता था। मैं बिना मतलब घर पर बैठने वाले लड़कों में से नहीं था। मैं घर से बाहर निकलता नौकरी की तलाशों में। नौकरी तो नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ न कुछ काम जरूर करता ताकि कुछ पैसे हाथ आ सके। मासी के घर मेरी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजर रही थी कि एक दिन मासी ने मुझे एक ऐसी जिद कर दी कि मैं ख्याल में भी नहीं सोच सकता था। मासी की तबीयत तो थोड़ी ख़राब हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मासी की इस बात पर मैं हैरत में डूब गया था, क्योंकि उनकी बेटी तृप्ति सिर्फ 15 साल की थी और मैं कैसे छोटी बच्ची से शादी कर सकता था। मेरी उम्र इस समय 26 साल थी और वह मुझे पूरे 11 साल छोटी थी, लेकिन मासी ने तो जैसे तैसे उसको बहुत बड़ी समस्या बना लिया था और रोना धोना शुरू कर दिया था। काफ़ी दिन तक मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करती रही। मना करते हुए भी मुझे बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं 3 साल से मासी के घर में पल रहा था, खा पी रहा था और मुझे रहने के लिए छत मिली हुई थी। यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ न थी। मासी के अलावा मेरे पास मामा का घर था और वहाँ मुझे दिन रात बेइज्जती किया जाता था और हर समय मेरी इंसल्ट किया जाता था। मुझे निकम्मा नकारा कहकर हर समय मेरा दिल दुखाया जाता था। उसके उलट तो मुझे यहाँ सुकून से रहा जाता था। मैं इसी कोशिश में लगा हुआ था कि कुछ ना कुछ कारोबार शुरू कर लूँ और जब
तक मेरे पास कारोबार शुरू करने के लिए कुछ अच्छा खासा पैसे नहीं आ जाता तो तब तक मैं मासी के घर पर ही रहूँगा और जो पैसे थोड़े बहुत ऑनलाइन कामों से कमा रहा था और कोचिंग से कमा रहा था उनको मैं अपने पास सुरक्षित रखना चाहता था ताकि ज़्यादा पैसे कमा सकूं हो तो मैं अपना कोई कारोबार शुरू कर सकूं और उसके बाद अपना कोई छोटा मोटा घर ले लूं, नहीं तो किराए पर ही रह लूं, लेकिन अपने रहने का इंतज़ाम तो कर ही सकता हूं। लेकिन मैं इतनी जल्दी खर्चा नहीं करना चाहता था। मैं तो खाने पीने की चीज़ें में भी खर्चा नहीं करता था, खाना पीना भी मेरी मासी के ऊपर ही था। अपने खाने पीने का खर्चा तो मैं कमा ही लेता था, लेकिन मैं उसको भी संभाल कर रखा जाता था अपने पास। यह मेरी मासी ही थी जिसने मुझे सहारा दिया था, मुझे कभी निकम्मा होने तक का ताना नहीं दिया और मुझे बगैर दिल दुखाए अपने पास रखा। मामा के घर में मुझे खाना तो मिलता था, लेकिन यह खाना खाने के लिए मुझे 100 बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन अब मासी मेरे सामने ऐसी बात रखी थी जिसे मैं न स्वीकार कर पा रहा था और ना ही इनकार कर पा रहा था। मासी की मुझ पर इतने एहसानात थे कि मैं उन्हीं एहसानात की बदले दब कर रह गया था, लेकिन यह मामला इतना नाजुक था कि मैं हाँ भी नहीं कर सकता था और ना भी नहीं कर सकता था। अगर मैं इनकार कर देता तो यकीनन मासी का दिल टूट जाता। वैसे भी वह अभी इतनी बीमारी से उभरी कर उठी थी, उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें कोई भी सदमा देने से मना किया था और मैं उन्हें कोई और सदमा नहीं देना चाहता था। अगर मेरी वजह से मासी को कुछ हो जाता तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता। दूसरी, मेरी इस बात से मासी का दिल दुख सकता था। वह मुझे इस घर से निकाल भी सकती थी या फिर शायद वह मुझे अपने घर भी रख लेती, लेकिन मैं उनसे नज़रें मिलाने के काबिल न रहता। बहुत सोचने के बाद मैं उनकी बेटी से शादी की बात मना, लेकिन मैं शर्त यही थी कि विदाई 5 साल के बाद की जाए। लेकिन मासी की बात सुनकर तो मेरे सर पर से धमाका हुआ जब उन्होंने कहा कि उन्हें विदाई भी साथ ही साथ करनी है। मैंने कही कि ऐसे भी कोई मुसीबत नहीं है कि जल्दी विदाई हो, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ और भगवान की कृपा से आप अभी बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ नहीं होगा। तो मासी ने कहा कि कुछ भरोसा नहीं है कि कल को तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ जाए या तुम मेरी बेटी को छोड़ दो और दूसरी लड़की के पीछे लग जाओ, क्योंकि अब तुम भी जवान खून के हो। लड़की तुमको अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा सकती है और फिर तुम मेरी बेटी को जिंदगी बर्बाद कर दोगे। तुम सोचोगे कि एक ही शादी तो की है, तुम्हारे बीच कोई पति पत्नी वाला रिश्ता तो नहीं है ना। बच्चों की डोर है जो तुम्हें बांध कर रखेगी। इस रिश्ते को ख़त्म करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी विदाई भी साथ ही हो जाए और तुम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लग जाओ। मासी ने तो हर तरफ से मेरा रास्ता बंद कर दिया था। उनकी बात भी अपनी जगह सही थी, बल्कि अगर मैं कहूँ कि उनका डर अपनी जगह सही था कि हर माँ को यह डर होता है कि उसकी बेटी का क्या फ्यूचर होगा। और तृप्ति छोटी थी और मुमकिन था कि मैं किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर किसी और से शादी भी कर सकता था, क्योंकि मुझे आए दिन काम के सिलसिले में लड़कियों का सामना करना पड़ जाता था। ऑनलाइन भी मेरी काफ़ी स्टूडेंट लड़कियां थीं जिसे मेरी अच्छी खासी दोस्त हो जाया करती थी कि मैं उनमें से कोई मुझे अच्छी लग जाए और मेरा इरादा बदल जाता। तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने तृप्ति से शादी की हामी भर ली थी और विदाई के लिए भी तैयार हो गया था, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल रहने की कोई जगह नहीं थी। जितने पैसे मैं जमा कर चुका था वह घर लेने के लिए काफ़ी नहीं थे, और अगर घर ले भी लेता तो फिर खाने पीने कहाँ से करता। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने तृप्ति से शादी में ही
भलाई समझी और इसी को अपनी किस्मत समझ लिया। सोचा बस कुछ साल इंतजाम करता हूँ, वह बड़ी हो जाएगी, उसके बाद ही मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा। सब ठीक है, जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी तृप्ति के साथ। या फिर ये भी हो सकता है कि बड़ी होकर तृप्ति का दिमाग बदल जाए और वह खुद की शादी के लिए इनकार कर दे, क्योंकि मैं उसे पूरे 11 साल बड़ा था। अगर वह ऐसा करती तो मेरे लिए यह आसानी हो जाती और मेरा रास्ता साफ हो जाता, लेकिन तृप्ति की हरकतें तो मुझे कुछ और ही बता दे रही थी। वह इतनी भी छोटी नहीं थी जितनी छोटी उसे मैं समझ रही थी। मैंने महसूस किया था कि वह बहाने से बहाने मेरे करीब आने की कोशिश करती है। फिर मुझे लगा कि यह शायद मासी की पढ़ाई हुई पट्टियां हैं कि उन्होंने ही तृप्ति को यह समझाया होगा कि किसी तरह वह मुझसे पति पत्नी वाला रिश्ता बना ले, ताकि जल्द ही तृप्ति उम्मीद से हो जाए और हम दोनों एक मजबूत डोर में बंध जाए। मुझे मासी से इस बात पर सोचने से अफसोस हो रहा था। उन्हें अपने बच्ची की सेहत की चिंता नहीं थी, बस उसका फ्यूचर सुरक्षित करना था। मैं कोई भागा तो नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मेरा यही ख्याल भी गलत साबित हो गया कि मासी के पढ़ाई हुई पट्टियां हैं। मैंने महसूस किया कि तृप्ति तो खुद इस टाइप की है कि उसका दिमाग वक्त से पहले बड़ा हो गया है। वह हर समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हुई है और ऐसी ऐसी चीज़ देखकर शायद उसे इस रिश्ते में के बारे में सब कुछ मालूम था और उसके जज्बातों में उभार पैदा हो गया था और मैं उसका पति था। इसीलिए वह सोच रही थी कि जल्द ही जल्द उसके करीब आ जाऊं। इस उम्र में लड़कियों के शारीरिक हार्मोन्स के बदलाव शुरू हो जाते हैं और उन्हें यह इच्छा बहुत ज़्यादा हो जाती है कि कोई लड़का उनके बहुत करीब हो जाए। यह उम्र लड़कियों की बहुत ही नाजुक उम्र होती है। कहते हैं कि इस उम्र में लड़कियों को माँ बाप की केयर बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। अगर ऐसे में उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए तो वह अपने राह से भटक जाती हैं। और तृप्ति भी उसी उम्र से गुजर रही थी। उसके अंदर बदले जवानी के हार्मोन्स उसे तंग कर रहे थे। शायद तृप्ति को यह अच्छी इच्छा थी कि मैं उसके करीब जाऊं और मैं उसका पति था और इसीलिए वह बेधड़क मेरे सामने आ जाती थी, कभी बिना दुपट्टे की तो कभी रात के समय नेट की मैक्सी में मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती। रात में हम एक ही बेड पर सोते थे तो वह मेरे करीब आ जाती, इतना करीब कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल खोने लगता था। अच्छे से तैयार होकर और मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती थी। वह अभी सिर्फ 10th क्लास में थी। मैं जब उसे स्कूल छोड़ने जाता तो वह मेरी बाइक पर मुझसे चिपक कर बैठने की कोशिश करती थी। मैं उसे कहता कि पीछे हट कर बैठो तो कुछ देर के लिए पीछे हो जाती और फिर दोबारा से फिर से मेरे करीब हो जाती थी। मेरे दिल की धड़कन में तूफान मच जाता था, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल करता था। मुझे उसकी हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। कानूनी तौर पर मैं भी कुछ डरा हुआ था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। यह कानूनी जुर्म है और अगर किसी ने मेरी चुगली कर दी तो मैं जेल की सलाखों के पीछे जा सकता हूँ। कुछ दिनों से मैंने देखा कि तृप्ति की दिमागी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उसे इस बात का डिप्रेशन था कि मैं उसके करीब नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई जब उसने खुद ही मेरे बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश की। शायद उसको खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था और वह मेरे सीने से लगकर मुझे चूमने लगी। मेरे शरीर में भी जैसे लग रहा था कि लेकिन मुझे तृप्ति की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था और इसी गुस्से में मैंने उसे झटक दिया। वह रोने लगी, बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? मैंने उससे कहा कि पहले अपनी उम्र देखो फिर ऐसी बातें करो। मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल था। मैंने उसको बहुत ज़्यादा डांट दिया था, ना जाने कितनी बुरी बातें सुनाई
और घर छोड़कर चला गया। 2 दिन तक घर से बाहर ही रहा और अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था। यह 2 दिन के बाद अपने दोस्त के घर पर रहा। मैं दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान था। घर वापस आया तो मासी बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता था तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले जाओगे, यही डर था मुझे। मैंने देखा तो तृप्ति के रंग पीला पड़ा हुआ था और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। वह शायद मेरे घर छोड़कर जाने की वजह से बहुत ही परेशान थी। मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैं मासी से बहाना बना दिया कि मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया था। मुझे तृप्ति कुछ चुपचाप सी लग रही थी। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मुझे उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो बच्ची है, अभी बहुत ही नाजुक उम्र से गुजर रही है और उसे अभी प्यार से समझाना चाहिए, गुस्से में नहीं। मैं कमरे में गया तो तृप्ति अपनी तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगी, क्योंकि उस दिन मैंने गुस्से में उसे बहुत कुछ सुना दिया था। उस दिन मैंने गुस्से में ये भी कह दिया था कि तुम आज के बाद मेरे साथ बेड पर नहीं सोओगी, वरना मैं कमरे से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे अपनी बात याद आई तो मैंने तृप्ति को पुकारा। मेरे पुकारने पर वो एक कदम डर सी गई थी। कहने लगी, प्लीज़ कमरे से बाहर मत जाइएगा, मैं सोफे पर ही सो जाया करूँगी। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ था। मैं गहरी सांस भरी और उसे उठकर तृप्ति के पास गया, उसका हाथ थामा और उसे बैठा दिया। मैंने कहा, आई एम सॉरी, मैं गुस्से में तुमसे बहुत ज़्यादा गलत बात बोल दिया। मेरी जरा भी नरमी पाकर वो रोने लगी, रोते हुए मेरे सीने से लग गई। मैं उसे चाहकर भी खुद से पीछे नहीं कर पाया था, बल्कि उसे और अपने साथ लगा लिया। वो सिसकियाँ से रो रही थी। कहने लगी, मुझे पता है कि मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ और आप मम्मी के मजबूरी करने से मुझसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मैं उसका चेहरा ऊपर किया और कहा, तुम मुझे बुरी नहीं लगती बल्कि अच्छी लगने लगी हो। तुमसे दूर रहना मुझे मुश्किल लगने लगा है और तुम्हारे पास मैं आ नहीं सकता, क्योंकि तुम बहुत कम उम्र की हो। मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता तृप्ति। मैंने आज उसे अपना हर डर बता दिया था। मुझे लगा यह सुनकर उसे सुकून हो जाएगा, लेकिन वह तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी और किसी गहरी सोच में डूब गई थी। समय कुछ और आगे का बढ़ा तो तृप्ति का पेट फूलने लगा, उसकी रंगत भी पीली पड़ने लगी। मासी भी कुछ दिनों से चुप सी थी, काफ़ी बीमार रहने लगी थी। मैं मासी से तृप्ति के बारे में कहा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, तो मासी कहने लगी, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी, उसे दवा दे रही हूँ, ठीक हो जाएगी। मासी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उनके सीने में फिर से तेज दर्द उठा था। मैं जब तक उन्हें अस्पताल लेकर गया वो दम तोड़ चुकी थी। यह सदमा तृप्ति के लिए भी बहुत बड़ा था। उस समय मैंने ही उसे संभाला था, लेकिन जब मैंने महसूस किया कि उसका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगा है, मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और कुछ मुझे बताया। मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर कहने लगा, आपकी पत्नी 5 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था और उसे वो बच्ची समझकर उसके पास नहीं जाता था, वह कम उम्र के ही यह गुल खिला बैठी थी और अपना गुनाह मुझे छुपाने के लिए मुझसे शादी की थी। मासी की जल्दीबाजी अब मुझे समझ आई थी। तृप्ति का मेरे करीब आना मुझे अब समझ आ गया था। मेरी अकल हैरान थी कि इतनी सी उम्र में तृप्ति यह सब कैसे कर सकती थी। डॉक्टर कहने लगा, आपकी पत्नी बहुत कम उम्र की है, जाकर उसका बहुत ख्याल रखें, वरना डिलीवरी के समय में मुश्किल पैदा हो सकती है। मैं जब घर वापस आया तो तृप्ति को कमरे में ले गया।
उसे बेड पर ले जाकर पटक दिया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि इतनी सी उम्र में तुम यह सब कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें और मासी को मैं ही मिला था तुम्हारा यह पाप छुपाने के लिए। वो रोने लगी, कहने लगी, मेरा कोई दोष नहीं है। मेरे ऑटो ड्राइवर ने ज़बरदस्ती मेरे साथ यह कहकर विकास विकास कर रोने लगी, कहने लगी, मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, लेकिन डॉक्टर ने अबॉर्शन से मना कर दिया कि मैं अभी बहुत कम उम्र की हूँ और तकलीफ़ सह नहीं सकती। मैं यह सुनकर सर पकड़ बैठ गया था। तृप्ति कहने लगी, मुझे तलाक मत दीजिएगा, बेशक आप दूसरी शादी करने, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़िएगा। मेरा कोई दोष नहीं है। वह मेरे कदमों में बैठी हुई थी, लेकिन मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। उसने और उसकी माँ ने मुझे जो धोखा दिया था वह मुझे सहन नहीं कर पा रहा था। मैं उसे धक्का देकर घर से बाहर निकल गया। हमेशा हमेशा के लिए मैं काफ़ी दिनों से दुबई जाने की तैयारी कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं तृप्ति को उसकी माँ के पास छोड़कर दुबई चला जाऊंगा। 4-5 साल बाद आऊँगा। तब तक तृप्ति लगभग 19-20 साल की हो जाएगी और फिर मैं उसके साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करूंगा। लेकिन आज तो सच मेरे सामने खुलकर आ गया था, मेरी हस्ती को हिलाकर रख दिया था। दुबई जाने के मेरे सारे पेपर तैयार थे। मैं अगले ही दिन तृप्ति को बिना बताए दुबई चला आया। उस समय मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था कि वह एक अकेली कम उम्र की लड़की जो कि माँ बनने वाली थी, और अभी तो उसके पास उसकी माँ भी नहीं थी, वो अकेली थी, उसका क्या होता मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उस समय मैं बस गुस्से में था और गुस्से में यह फैसला मैंने कर लिया था। मैं उसे छोड़कर दुबई आ गया और काम की तलाश में लग गया। कुछ महीने बाद मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई थी और मैं अपनी जगह में व्यस्त हो गया। मुझे नहीं पता मेरे पीछे तृप्ति का क्या हुआ था, लेकिन जो कुछ मैंने किया था शायद गलत था और यह एहसास मुझे चैन नहीं लेने देता था। मैं रातों को उठकर बैठ जाता, तृप्ति का ख्याल मुझे परेशान कर रहा था। और 2 साल बाद मैं हिंदुस्तान वापस आया था, लेकिन मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वह ख़त्म हुआ था और मुझे 2 महीने की छुट्टियां मिली थी। सच कहूँ तो मैं सिर्फ तृप्ति की खातिर हिंदुस्तान आया था, वरना हिंदुस्तान में मेरा था ही कौन। मेरा दिल इन 2 सालों में बहुत बेचैन रहा था और मेरा जो 2 साल का एग्रीमेंट था उसके ख़त्म होते ही मैं सीधा हिंदुस्तान आया था। मैं एक बार अपनी आँखें से देख लेना चाहता था कि तृप्ति ठीक है या नहीं, उसके बाद मैं निश्चिंत हो जाता। लेकिन घर आकर जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या वह वाकई तृप्ति थी? एकदम हड्डियों का ढांचा। वह सामने सोफे पर पड़ी हुई थी, चेहरा ऐसा जैसे किसी ने पीला रंग लगा दिया हो। हाथ पैर सूखकर लकड़ी हो सा गए थे। मैं तड़प कर उसके पास पहुंचा। उसने आंखें खोलकर मुश्किल से मुझे देखा था। मुझे देखकर शायद विश्वास नहीं आया था। उसने मुझे छूकर महसूस किया। मैंने कहा, तृप्ति, हाँ मैं ही हूँ। और फिर उसकी आंखों से आंसू बह चले थे। रोने लगी और बोली, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत तकलीफ सही हूँ हार्दिक। पता नहीं भगवान ने अब तक मुझे जिंदा क्यों रखा, वरना शायद मैं मर तो उसी दिन गई थी जब मैंने एकदम मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। वह तकलीफ़ याद करती हूँ तो अब मैं सहम जाती हूँ। उस समय मुझे तसल्ली देने वाला कोई भी तो मेरे पास नहीं अपना था। वह अपनी आप बीती सुना रही थी और मैं बस उसे सुनता रहा। मेरा दिल उसकी हालत पर खून के आंसू रो रहा था। उसकी हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं था। वो कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई नहीं था। पापा की जो पेंशन आती थी उससे मैं अपना खर्चा चला रही थी, लेकिन ज़िंदगी जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। बस मर जाने की दुआएं मांग करती थी।
मैं तुम्हें इस बात का कसूरवार नहीं ठहराती क्योंकि तुम्हारे साथ भी धोखा ही हुआ था, लेकिन शायद गलती इसमें मेरी भी नहीं थी। जो कुछ हुआ मेरे साथ ज़बरदस्ती किया गया था। मैं उसे बाहों में उठाकर अस्पताल लेकर भागा था। उसके सारे चेकअप होने के बाद पता चला कि उसे टीबी हो गया था। मैं उसे अपने साथ दुबई ले आया और वहीं उसका इलाज करवाने लगा। पूरा 1 साल लगा था उसे बिल्कुल ठीक होने में। मैंने उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली थी। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ किया मैंने गुस्से में कदम उठाया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तृप्ति का दिल वाकई बहुत बड़ा था। उसने मुझे माफ़ कर दिया। उस दिन मैं तृप्ति को सच्चे दिल से अपनी बाहों में भरा था। उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया था।